सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the second part of the lesson fair play in this worksheet. तो देखिए आज की इस वर्कशीट में हम जो हमने लास्ट वर्कशीट में हमने लेसन स्टार्ट किया था फेयर प्ले, उसी को ही आज कंटिन्यूशन पार्ट उसका हम समझेंगे और समझेंगे कि आगे स्टोरी कहाँ तक पहुँची। तो देखिए, अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि एक विलेज में देयर वर टू फ्रेंड्स, जुम्मन एंड अलगू चौधरी। वो दोनों ही बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और इतने क्लोज थे और इतने अच्छे फ्रेंड्स थे कि पूरे विलेज में उनके बारे में ही बातचीत की जाती थी। और यहाँ तक कि अगर कोई विलेज से बाहर जाता था तो दूसरा व्यक्ति उसके परिवार की देखरेख करता था। यहाँ तक तो हमने कहानी सुनी थी। फिर हमने ये भी समझा था कि जो जुम्मन था उसकी एक आंट थी जो कि अपनी प्रॉपर्टी को उसके नाम ट्रांसफ़र करना चाहती थी। बस उसकी शर्त ये थी कि जुम्मन उसको हमेशा अपने साथ रखेगा और उसका ख्याल रखेगा। तो बहुत सालों तक तो ये सब चीज़ चली, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद जब जुम्मन और उसकी फैमिली को वो उसकी आंट अच्छी नहीं लगने लगी, उनको वो बहुत बुरी लगने लगी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी और उनका काम करते करते शायद वो थक गए थे, इसलिए। So now let's start the story. Do you know, in a village elderly and wise people are chosen by local community to settle fights between individuals and villages. तो क्या आप जानते हो कि किसी गांव में बड़े बूढ़े और ईमानदार लोगों को इसलिए चूज़ किया जाता है ताकि लोकल कम्युनिटी के बीच जो वहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है, फाइट होती है, तो वो उनके उस विवाद को, उसकी फाइट को वो सॉल्व करवा पाएँ। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज़ नोन एज द पंचायत। और इन्हीं 5 वरिष्ठ लोगों की जो एक असेंबली, एक ग्रुप होता है, उसको हम पंचायत के नाम से जानते हैं। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। जो पंचायत के लीडर होते हैं ना, उन 5 जनों के, उनको हम मुखिया या सरपंच कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि पंचायत क्या है और पंचायत के मुखिया कौन होते हैं। सो लेट अस डू अ रीकैप ऑफ आवर प्रीवियस वर्कशीट। तो जल्दी से हम अपनी इससे पिछली वाली वर्कशीट का एक रीकैप कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 is match the phrases in a column A with the phrases in column B and frame complete sentences. तो देखिए यहाँ पर कॉलम A में भी कुछ सेंटेंस के फ्रेजेस दे रखे हैं, कॉलम B में भी कुछ फ्रेजेस हैं। इन दोनों को मिला के हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है और अपनी पिछली वर्कशीट में जो हमने स्टोरी इसका पार्ट समझा था उसको हम रीकैप कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट फ्रेज इज जुम्मन एंड अलगू। बताइए क्या? They were good friends. Yes, Jumman and Algu were good friends. Now second phrase is Jumman's old aunt, जो उसकी बूढ़ी आंटी थी, बूढ़ी बुआ कह दीजिए, वो क्या ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन। वो अपनी प्रॉपर्टी को जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र करना चाहती थी। तो इसको हमने इससे मैच कर दिया, पूरा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट इज आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, किसके साथ क्या हुआ था कुछ सालों के बाद? जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड आंट, यानी वो अपनी इस बूढ़ी बुआ या बूढ़ी आंट से थक गए थे। कौन? जुम्मन और उसकी फैमिली। देन नेक्स्ट इज जुम्मन्स वाइफ ग्रज्ड इवन, क्या ग्रज किस पे निकालती थी? द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी एट एवरी डे, जो कि वो थोड़ा सा खाना हर रोज़ खाती थी, उसी पर ही अपने सारा गुस्सा, सारे जो भड़ास थी वो निकालती थी। नाउ द लास्ट फ्रेज इज जुम्मन्स आंट स्वेलोड, बेचारी क्या निकल जाती थी? वो द फूड विद द इंसल्ट्स फॉर अ फ्यू मंथ्स, और खाने के साथ साथ वो अपनी साथ हुई बेइज्जती को भी निगलती चली गई बहुत महीनों तक। सो
लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर स्टोरी में उसके बाद क्या हुआ। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। हु स्पोक टू जुम्मन? शी। हु इज शी? आंट, जुम्मन्स आंट। तो वन डे जुम्मन्स आंट स्पोक टू जुम्मन, यानी उसकी आंट ने जुम्मन से क्या कहा? माई सन, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अब ये मैं समझ चुकी हूँ कि मेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो तुम अब ऐसा किया करो, मुझे महीने में कुछ खर्चा दिया करो ताकि मैं अपनी किचन अलग कर सकूं, उसको अलग सेटअप कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी वाइफ ही जानती है कि घर को कैसे अच्छे से चलाया जाता है। बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। धैर्य रखो। जुम्मन ने ये बहुत ही जो है बिल्कुल कहते हैं ना शेमलेस होकर, उसको शर्म ही नहीं थी, और इस तरीके से उसने कहा अपनी आंट को कि मेरी वाइफ जानती है घर को चलाना, तुम थोड़ा धैर्य रखो, जो कुछ होगा बाद में हो, उससे जानबूझ के ही हो पाएगा। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। देखिए पंचायत का नाम यहाँ पर आ गया। तो इस जो डायलॉग से, उसकी बात से, जुम्मन की बात से उसकी आंट को बहुत गुस्सा आ गया, और फिर उसने डिसाइड किया कि अपने इस केस को वो विलेज पंचायत में लेके जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। और फिर अगले कई दिनों तक उस ओल्ड लेडी को ये देखा, उस बातचीत करते हुए देखा गया किससे? विलेजर्स से, और वो अपना केस बताती थी, सारी अपनी बात बताती थी और चाहती थी कि उनको सपोर्ट मिले इसके लिए। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. देखिए बहुत सारे लोग उनसे सहानुभूति जताते थे। सिंपैथाइज्ड मतलब होता है सहानुभूति जताना, और कुछ उनका मजाक उड़ाया करते थे, और कुछ लोग तो ये एडवाइस भी दे दिया करते थे कि अरे अपने भतीजे और उसकी वाइफ से समझौता कर लो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग choose the correct word meanings from the help box and write them in the space provided। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको वर्ड्स दे रखे हैं और राइट साइड पर उनका मीनिंग है। तो आपको क्या करना है? करेक्ट वर्ड का करेक्ट मीनिंग के साथ लिखना है, सिर्फ इतना करना है। और ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये आपकी हेल्प के लिए क्लूज दे रखे हैं, हिंट्स दे रखे हैं, इन्हीं में से ही आपको मीनिंग्स को चूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि फर्स्ट वन इज अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? देखिए इसमें से अलाउंस होता है एन अमाउंट ऑफ मनी। मैंने बताया था कि उन्होंने कुछ खर्चा मांगा था। देन नेक्स्ट इज पेशेंट। पेशेंट एक तो रोगी होता है, लेकिन एक पेशेंट का मतलब होता है धैर्य रखना, टू स्टे काम। तो इसमें से हमने चूज किया टू स्टे काम, यानी धैर्य रखिए। फिर थर्ड वन इज शेमलेसली। शेमलेसली देखिए कौन सा बचा? नॉट फीलिंग बैड अबाउट डूइंग समथिंग बैड। इसका मतलब है कि कुछ भी बुरा महसूस ना करना जब आप बुरा कर रहे हो, बुरा करते हुए आपको बुरा महसूस ही नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है? शेमलेसली। इसका मतलब शेमलेसली का मतलब ये होता है। एंड द लास्ट इज सिंपैथाइज्ड। सिंपैथाइज्ड का मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर समवन। जब हम किसी के प्रति सॉरी फील करते हैं तो हम, इसका मतलब है, मतलब उसके दुख को अपने साथ शेयर भी करते हैं, तो इसका मतलब सिंपैथाइज करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। और प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।